तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग एक पूरे केबल एंड वायर स्पेस का एक पूरा ब्रॉड बर्ड आई व्यू लेंगे और खास करके आरआर केबल जो है उसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पॉलीकैब और केईआई को आई थिंक और डायनामिक केबल इन सभी को मैंने पहले की क्वार्टर्स में डिस्कस किया है, तो आप उनके बिजनेस मॉडल को आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको पूरा केबल्स एंड वायर स्पेस को बताऊं तो ये जो पूरा सेक्टर है, अगर आप प्रेजेंटली इंडिया में देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 18-90,000 करोड़ के बीच का पूरा सेक्टर है। अब ये जो सेक्टर है ना, आप देख रहे हो कि लगभग मान लीजिए डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। डबल डिजिट में कितना ग्रो कर रहा है? 13 से 15% के आसपास ये ग्रो करता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है किसी कंट्री की, उससे जो आपका केबल्स एंड वायर स्पेस होता है लगभग 2x के आसपास ग्रो करता है। तो मान लीजिए इंडिया का जीडीपी लगभग 7.5% पे ग्रो कर रहा है, तो आप उसे समझ सकते हो कि जो पूरा केबल एंड वायर स्पेस है लगभग 14-15% पे ग्रो करेगा। अब ऐसा मानना है कि बाय द एंड ऑफ FY30 ये जो पूरा स्पेस है 90,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 1.5 1.6 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? अब देखिए, केबल्स एंड वायर एक ऐसी एंटिटी होती है जो आपकी जितनी भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बूम है किसी कंट्री की, आपकी जो रेसिडेंशियल चीजें हो गई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आपके थीम्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, डेटा सेंटर्स वगैरह हो गया, उन सभी जगहों में यूज होता है। फिर आरी ट्रांजिशन होती है, जितनी भी आपको पावर प्लांट्स वगैरह वगैरह बनाने पड़ेंगे, आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर जो केबलिंग होती है, वायर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें लगती है। हमने अभी राजेश पावर को डिस्कस किया था, वो लोग अंडरग्राउंड केबलिंग में काम करते हैं। तो जो केबल होती है वो आपकी अगेन वायर्स वगैरह इन सभी चीजों एल्यूमिनियम कॉपर कनेक्टर से बनती है। तो ये पूरा सेक्टर के बारे में हो गया। अब देखिए, एक चीज ये होती है कि जो कई लोग ये कहते हैं कि केबल एंड वायर स्पेस जो है एक प्रॉक्सी बन जाता है आपका डेटा सेंटर और एआई वाली जो पूरी थीम चल रही है, या जो आरी ट्रांजिशन हो गई है उसकी थीम, उसकी पूरी प्रॉक्सी बन रही है। बट अगर आप सिर्फ केबल एंड वायर स्पेस को देखते हैं तो ऑफकोर्स इनके पास ड्राइवर जो है, आपका ये जो पूरा सेक्टर हो गया, बेस वाला सेक्टर है, सोलर ट्रांजिशन हो गई, डेटा सेंटर है, वहां से आपकी जो डिमांड आती है वो तो आती है ऑफकोर्स। तो आप कह सकते हो कि ये पूरा उनका एक तरह से प्रॉक्सी है। बट क्या वो एकदम 100% प्रॉक्सी है? तो ये कहना गलत है। ये कुछ वैसे कहना हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आपको पूरा ईवी ट्रांजिशन खेलना है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखना है, तो वहां पे आप जैसे हीरो मोटर कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, उन जैसी कंपनी को देख रहे हो। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, जैसे पोलीकैब है। अब पोलीकैब जो है जो अपना प्रेजेंट प्रोजेक्ट भी करता है, जितने भी ये लोग, इनकी पूरी इंडिया के भी सबसे 12% का इनका मार्केट शेयर है। तो आप देखेंगे पोलीकैब सिर्फ ये तो काम नहीं करेगा ना, जो डेटा सेंटर की तरफ वो अपने केबल्स एंड वायर स्पेस को देगा, या फिर इंफ्रा की तरफ अपनी पूरी केबल्स एंड वायर स्पेस को देगा। ये तो पूरी एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है ना। इन सभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हर सेगमेंट में सर्व करता है। दूसरा चीज आप और एक और चीज देखेंगे, जैसे अगर आप पूरा बेस्ट सेक्टर या फिर जो आपकी पूरी सोलर एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, डेटा डेटा सेंटर्स हो गया, तो इन सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है ना, जैसे अगर मैं आपको भी वारी एनर्जीज वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वहां पे जो बेस्ट की थीम है वो लगभग आपकी 40-50% पे ग्रो कर रही है। वही आप देखिए ना, केबल एंड वायर स्पेस है वो आपका 13 से 15% पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको प्योर प्ले कोई बेस्ट की थीम को प्ले करना है तो आप उसको वहां पे स्टडी कीजिए। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, जो केबल एंड वायर स्पेस है ना, तो आप देखिए एक प्रोजेक्ट करना है, मान लीजिए एक डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट करना है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आप है, अगर आपको पूरा एक प्लांट लगाना है जो कि मान लीजिए 10,000 करोड़ का एक गीगावाट का प्लांट लग रहा है आपको, तो वहां पे जो आपकी केबल्स एंड वायर स्पेस होती है, स्पेस है, मतलब जो पूरी वायरिंग आपको करनी है, उसका कॉस्ट कितना आता है? मतलब अगर बैलेंस ऑफ मटेरियल का मैं कॉस्ट बोलूँ, तो एक पूरा जो आपका डेटा सेंटर बनेगा, वहां पे केबल एंड वायर स्पेस जो है वो कितनी कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करता है? वो हार्डली 1 या 2% होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप पूरे टाइम को देखते हो ना, एक अगर आप बेस्ट या फिर डेटा सेंटर की टाइम को देख रहे हो, तो वहां पे केबल एंड वायर स्पेस का एक प्रॉक्सी होता है, बट एक बहुत ही छोटा प्रॉक्सी है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट पहले क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग वापस आते हैं केबल एंड वायर स्पेस की तरफ। अब ये जो सेक्टर है, ये एक, अगर आप इस सेक्टर को देख रहे हो ना, इस सेक्टर को आप ऐसे देखिए कि एक इनहेरिट, एक पूरा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो इंफ्रा की बूम है उसका एक करेक्ट प्रॉक्सी बन जाता है। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जब आप केबल एंड वायर स्पेस को देखते हो ना, तो यहाँ पे चीजें क्या होती है या फिर किस तरह के प्लेयर्स हैं हमारे लिस्टेड स्पेस में, तो अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो पहले देखिए, आपका एक तरह के प्लेयर्स ये हैं जो आपके रेसिडेंशियल घरों वगैरह हो गया और आपकी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे सप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन से प्लेयर्स आते हैं? यहाँ पे जो आपको वेल एस्टेब्लिश्ड, जो एक हाई मार्जिन आपके जो केबल्स एंड वायर स्पेस में आपके प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए पोलीकैब है, लगभग 12% का मार्केट शेयर है। फिर आपकी केईआई हो गया, उसका भी लगभग मान लीजिए 8-9% का मार्केट शेयर होगा। फिर आपकी ये जो फिनोलेक्स हो गया, फिर आपकी आरआर केबल आती है। आरआर केबल इंडिया की 5th लार्जेस्ट आपकी पूरी जो केबल एंड वायर की कंपनी होती है। फिर एक ऐसी कंपनियां यहाँ पे ऐसी आती है, जैसे आप देखिए, आप छोटी कंपनी को देखते हो ना, जैसे कुछ कंपनी को अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आपके एक कंपनी है राजरतन करके एक कंपनी है, एक बंसल वायर करके कंपनी है, फिर और भी आपकी कंपनियां, जेडी वायर ऐसी कंपनियां हैं। अब ये सभी जो कंपनियां है ना, ये सब कहाँ पे सप्लाई करती है? ये सभी कंपनियां आपको सप्लाई करती है जो कॉपर की, मान लीजिए कोई आपकी मोटर है, मोटर के अंदर आपको कॉपर की वायरिंग करनी है ना, जितने आप ये ट्रांसफार्मर देखते हो उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, वहां पे आपकी वायरिंग की जाती है। तो वहां पे आपकी स्टील की वायर्स हो गई, या फिर जो आपकी कॉपर एल्यूमिनियम की वायर्स होती है उनको यूज करते हैं। तो एक पूरा सेक्टर वहां पे चलता है। अब आप ये चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो पूरी सेक्टर है, यहाँ पे दो तरह के प्लेयर्स है। एक आपके B2B सप्लायर्स प्लेयर्स हो गए,
एक आपके B2C सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हो गए। तो इतना तो आप समझ सकते हो कि जो B2C वाला सेगमेंट है वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे और जो B2B है वहां पे आपको मार्जिन कम मिलेंगे। अब इसी में अगर आप देखेंगे जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर आप देखते हो ना केबल एंड वायर स्पेस की, तो यू विल फाइंड कि जो चाइना की इकोनॉमी है आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पूरी वायर इंडस्ट्री को देखते हो ना तो वो एक तरह का कमोडिटी हो गया है। तो अब देखिए जो इंडिया के जितने भी इंटरनल प्लेयर हो गए यहाँ पे आपके जैसे पोलीकैब, केईआई हो गया, आरआर केबल हो गया, इनका जो पूरा नेटवर्क है ना एक लार्ज चंक ऑफ ये लोग सर्व करते हैं आपके डोमेस्टिक मार्केट में सर्व करते हैं। वहीं पे पोलीकैब मान लीजिए लगभग 10% जो है इनका पूरा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। आरआर केबल का भी उसके आसपास या उससे थोड़ा कम आता होगा। आरआर केबल कह रहा हूँ केईआई इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब वहीं पे अगर मैं आरआर केबल को ले जाता हूँ तो आरआर केबल अगर आप देखेंगे ना इनके जो एक पूरा नेट रेवेन्यू है उसका एक लगभग मान लीजिए 23-25% जो है वो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है। तो आरआर केबल इन टर्म्स ऑफ देयर 100% ऑफ रेवेन्यू सबसे ज्यादा अर्न करता है फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट सेगमेंट। अब इसका बहुत एडवांटेज भी होता है, इसका डिसएडवांटेज भी होता है। उन चीजों पे हम आते हैं। अब एक और जो पूरी थीम पूरी वायरिंग सेक्टर में चल रही है, तो आप देखिए अल्टीमेटली वायर का पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। वहीं पे एक और आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होती है वो वाली थीम चल रही है। वो आपकी जो देखेंगे वो कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आप कुछ कंपनी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो HFCL एक कंपनी है, फिर आपकी स्टरलाइट एक कंपनी है। ये सारी चीजें आपकी ऑप्टिकल फाइबर की तरफ जा रहे हैं। वहां पे वो भी एक आपको थीम प्ले कर सकते हो आप डेटा सेंटर के रूप में। तो ये पूरा एक आपको आई थिंक पूरा एक केबल एंड वायर स्पेस में क्या क्या चीजें चल रही है, किस तरह की कंपनियां होती है, उनके बारे में आइडिया लग गया होगा। अब चलिए बात करते हैं केबल एंड वायर की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें किस किस तरह की चीजें आती हैं, कंपनियां क्या तरीका यूज करती है इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाने के लिए। तो देखिए जो आपकी जितनी भी ये केबल्स एंड वायर्स बनती है ना, तो इसके पीछे होता है आपकी कॉपर या एल्यूमिनियम की ट्यूब्स होती है। वो क्या होती है, एक तरह से मान लीजिए रॉड जैसी ट्यूब्स होंगी, उसकी आप एनिलिंग करोगे, मतलब उसको पीटोगे, उसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करोगे, उसकी वैल्यू एडिशन करोगे, उसमें गैल्वेनाइजेशन करोगे ताकि उसमें रस्टिंग वगैरह नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ कंपनियां ऐसा भी करती है कि कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर देगा, वो अपना खुद का कॉपर ट्यूब्स वगैरह बनाएंगे। तो अगर आरआर केबल की एक और कंपनी है उसका राम रतन करके उसका नाम है, तो वो लोग वो कॉपर की ट्यूब्स बनाते हैं। अब देखेंगे ना सिंस आप देखिए कई सारी कंपनियां ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस में जाने की कोशिश नहीं करता है। जाने की कोशिश क्यों नहीं करता है, बिकॉज जो आपकी कॉपर हो गया फिर जो एल्यूमिनियम है वो अल्टीमेटली है क्या है, वो एक तो कमोडिटी है। तो ये सारे सेगमेंट आप देखते हो ना, तो कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो एक आपकी देखेंगे हाई केपेक्स वाला सेगमेंट हो गया। और उसमें दूसरा चीज क्या होता है, वहां पे आपकी पूरी जो कमोडिटी की साइकिल होती है उससे काफी चीजें इन्फ्लुएंस होती है। तो कई सारी कंपनियां क्या करती है, सिंस वो लो मार्जिन वाला सेगमेंट हो गया ना, तो उस इंडस्ट्री में जाते नहीं है और रादर उन कॉपर ट्यूब्स हो गया, एल्यूमिनियम ट्यूब्स होगी, उन सभी चीजों को कहीं और से प्रोक्योर कर लेते हैं। जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, इस तरह की कंपनियों से ये लोग प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद ये लोग पूरा उस पर केबल बनाते हैं, वायर बनाते हैं और इस तरह से पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पूरी केबल एंड वायर स्पेस के बारे में, जो पूरी आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर सर्व करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ कंपनियों के बारे में बताऊँ तो ये लोग काम कैसे करते हैं। पूरा जो सेक्टर है वो आपका डिवाइडेड है। मान लीजिए अगर केबल के बारे में बताओ तो लगभग मान लीजिए 65% आपका केबल सेगमेंट आता है और 35% जो है वो आपका वायर सेगमेंट से आता है। अब केबल की पूरी परसेंटेज इन द होल आपकी जो रेवेन्यू मतलब पूरा टाइम है उसमें केबल के सेगमेंट ज्यादा क्यों है, बिकॉज केबल आप देखेंगे ना एक तरह से वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। वर्सेटाइल प्रोडक्ट क्या है, जैसे आपके लैपटॉप के वायर्स वगैरह होते हैं, चार्जर्स होते हैं, वहां पे जो यूज होती है वो भी एक तरह की केबल है। आपके जो जैसे होती है ना HDMI केबल होती है वो भी केबल है। फिर आपको शहरों के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, जैसे अगर आप राजस्थान देखते हो ना, तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, उनको ऊपर की जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है उनमें वो बिजली बिजली लग सकती है। तो इसलिए वहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग की बात करते हैं। आप राजेश पावर को देखिए, कई सारे जो शहर शहर के अंदर होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है इंपॉर्टेंट एरियाज में, वो अंडरग्राउंड केबल्स की वाया होता है। आप और भी चीज देखिए ना, जो आप देखिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में जब आपकी इंटरनेट की सप्लाई की जाती है तो वो कहाँ से होती है, वो अंडर सी केबल्स होते हैं। आपने पूरा वो देखा ना, जो ईरान वॉर हो गया फिर जो आपकी वो यूक्रेन वॉर होगी, तो वहां पे जो बातें हो रही है अंडरग्राउंड सी केबल्स को कट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या, जो टैम है पूरा केबल इंडस्ट्री में वो मच ज्यादा है, मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद जो आपकी पूरी वायर इंडस्ट्री होगी। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए पूरा जो इंडियन मार्केट है ना, जितने भी आप प्लेयर्स को देखोगे, जैसे आप इनको देखिए पोलीकैब, केईआई को देखिए, इन सभी का आप जो रेवेन्यू देखोगे ना, वो आपका एक लार्ज चंक आपका केबल से आता है और एक बचा हुआ जो मतलब मान लीजिए 1/3 आपका वायर से आएगा और जो 2/3 है वो आपका केबल से आता है। यहीं पे जब मैं बात करता हूँ आपका आरआर केबल के बारे में, तो आरआर केबल के केस में आप देखोगे इनका क्या है, जस्ट पूरा अपोजिट है। कहने का मतलब क्या है, लगभग इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू आता है वो आपका वायर से आता है और एक लेस रेवेन्यू जो है वो आपको केबल से आता है। तो ये कुछ इस कंपनी के बारे में इस तरह से हो गया। अब कंपनी यहाँ से चीजें चेंज करने की क्या कोशिश कर रही है। अब आरआर केबल के पास क्या है ना, इनके पास इनकी केपेक्स जो है केबल्स की वो नहीं थी पहले। अब ये लोग धीरे धीरे क्या करें, इन्होंने 1200 करोड़ का पूरा केपेक्स का प्लान बताया है और उसमें आने वाले 2 या 3 सालों में ये लोग अलग अलग स्टेजेस में मतलब बैच में समझ लीजिए हर 6 महीने पे ये लोग नया केपेक्स लगाते हैं, उसका रैंप अप करते हैं और वो जो जितने भी केपेक्स इनके हो रहे हैं वो आपकी एक लार्ज आपकी पूरी
केबल इंडस्ट्री की तरफ ये लोग केपस करने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, वो आपका जो पूरी इंडस्ट्री है उसकी तरफ बढ़ने का स्कोप काफी बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या, मान लेता हूँ अगर मैं इनका लगभग 30% केबल से आता है, तो वो आपका धीरे धीरे यहाँ से बढ़ के 40% 50% के आसपास केबल्स की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए, ये पूरी सेक्टर है, यहाँ पे मार्जिन किस तरह के रहते हैं, तो दो तरह से बात करना पड़ेगा। एक आपको डोमेस्टिक में बात करनी पड़ेगी, एक आपको एक्सपोर्ट में बात करनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक में आते हैं। अब डोमेस्टिक में दो चीजें हैं, केबल्स है, वायर है। अब देखिए, वायर्स जो है, सिंस आप देख रहे हो जितनी भी कंपनियां हैं, पूरा कार्टेल जैसा बन गया है। तो पोलीकैब हो गया, केआई हो गया, आरआर काबल हो गया। तो ये सभी कंपनियां जो है ना, लगभग मान लीजिए 11 से 12% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास प्राइसिंग पावर कितनी है, आप कितना प्रीमियम ब्रांड देते हो, और कितनी आपकी मार्केट में कमांड है, मतलब मार्केट शेयर आपका कितना है, उसके बाद आपकी प्राइसिंग होती है। दूसरा चीज ये भी होता है, आपके जो रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन होते हैं, उसको आप कितना पास ऑन कर सकते हो, उस पर भी आपकी प्राइसिंग डिपेंड करती है। तो आप मानेंगे, वायर को अगर मैं ले लूँ, तो लगभग मान लीजिए 11 से 12% के बीच में पूरी इंडस्ट्री की मार्जिन है इंडिया के केस में। ये डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं जब मैं आपको केबल्स वगैरह के बारे में बात करता हूँ ना, तो केबल्स में आप मान लीजिए लगभग डोमेस्टिक में लगभग मान लीजिए 7-8% की मार्जिन होती है। वहीं जब मैं आपको एक्सपोर्ट मार्केट में लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे जो वायर वाला सेक्टर है, वहाँ पे रिलेटिवली मार्जिन कम हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपको एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना वगैरह से कम्पीट करना पड़ता है। अब वहाँ पे भी बहुत सारे कैविएट्स हैं कि यूएस मार्केट वहाँ पे कितनी क्लोज हो रही है। अब अगर हम बात करें आप केबल्स वगैरह के बारे में, तो केबल्स में एक्सपोर्ट में कितना मार्जिन होता है, तो वहां पे आप देखेंगे ना, सिंस केबल मैंने आपको बताया कि काफी वर्सेटाइल सेक्टर है, वहां पे आप केबलिंग जो होती है, आप देख रहे हो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आपने वो HFCL या अगर आपने स्टरलाइट टेक दिखा है, तो वहां पे आप पाएंगे कि डेटा सेंटर्स जो होते हैं, उनकी जो फाइबर्स वगैरह जो यूज होनी होती है ना, वो काफी डेंस, मतलब बहुत एडवांस समझ लीजिए, वैल्यू एडिशन वहाँ पे काफी ज्यादा होता है। तो उन सभी चीजों के कारण जो आपकी नेट केबल है एक्सपोर्ट सेगमेंट में, वहां पे आपको रिलेटिवली हायर मार्जिन कमांड करते हैं। अब ये आपको अगर मार्जिन समझ में आ गया है, तो अब आप आरआर केबल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आरआर केबल के बारे में हमने भी बात किया कि ये लोग, इनका पूरा अल्टीमेटली एम क्या है। तो अगर मैं आपको एक बड़ा व्यू दूं ना, कि आने वाले 2 या 3 साल में लोग करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, आज से 1 साल पहले इनका जो मार्जिन हुआ करता था ना, मान लीजिए सिंस इनका केबल की कैपेसिटी इनके पास थी नहीं, तो वहां पे इनको एक हाई मार्जिन कमांड नहीं कर पाते थे, नॉट इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज नॉट इवन इन द आपके एक्सपोर्ट मार्केट। क्यों? बिकॉज आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था ना वहाँ पे। तो धीरे धीरे इनकी केपेक्स आएगी, 1200 करोड़ का ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी मार्जिन इंप्रूव होगी। तो ये कंपनी वही कहता है कि इस 1200 करोड़ के केपेक्स में आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर हम लगभग मान लीजिए 4500 करोड़ का पूरा रेवेन्यू करने की पोटेंशियल है, मतलब उसकी जो एसेट टर्नओवर है मान लीजिए 3.5x के आसपास है। अब कंपनी वहीं पे कहता है आने वाले 2 या 3 सालों में जो इनकी मार्जिन पहले कम हुआ करती थी, मान लीजिए 7% के आसपास मार्जिन थी, वो हर साल 1% मार्जिन बढ़ाएंगे, और बाय द एंड ऑफ FY28 लगभग मान लीजिए 10.5-11% मार्जिन करने की बात करते हैं। तो ये इनका मार्जिन का आउटलुक हो गया। अब जब इनकी मार्जिन बढ़ेगी, कैपेक्स का स्वेटिंग होगा, तो उससे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। इसलिए ये लोग कहते हैं अपने EBITDA को आने वाले 2 या 3 सालों में लगभग 2.5x करने की पोटेंशियल देखते हैं ये लोग। तो आई होप आपको पूरा आरआर केबल का क्या विजन है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं और बाकी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको आरआर काबल का बताऊं, तो आरआर काबल ही नहीं, जितने भी आपके अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ना, सॉरी ऑर्गेनाइज प्लेयर है, वो सभी में आप देखोगे जो आपका नंबर्स है, वो काफी कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर जगह काफी अच्छा नंबर आ रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए बताऊं, जो मार्केट लीडर है आपका पॉलीकैब की चलिए बात करते हैं। तो पॉलीकैब का जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग है उनका, आई थिंक जो उन्होंने चेंज किया कुछ क्वार्टर्स पहले, तो वहां पे वो लोग 1.5x अपने पूरे सेक्टर की ग्रोथ से ग्रो करने की बात करते हैं। तो अगर मैं सेक्टर हमारा मान लीजिए 14-15% में ग्रो कर रहा है, तो पॉलीकैब लगभग आपको मान लीजिए 20% पे ग्रो करने की बात करता है। अब क्वार्टर 3 में अगर आप देखेंगे ना, मतलब अगर मैं 9 मंथ्स का आपको बताऊं, तो पॉलीकैब लगभग 30% पे ग्रो किया है। और केआई इंडस्ट्री जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा उन्होंने कम उनका ग्रो किया, बिकॉज वो थोड़ी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अब वहीं पर अगर मैं आपको आरआर काबल की बताऊं, तो ये लोग भी अपने अगर देखेंगे ना, पूरा जो ईयर इन्होंने फिनिश किया है, तो लगभग लगभग मान लीजिए 27% पे फिनिश किया है। और जो क्वार्टर 4 भी किया है, वो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर लगभग मान लीजिए 33% पे ग्रो किया है। मार्जिन में ऑफकोर्स एक्सपांशन है। आप देख रहे हो उनका जो गाइडेंस था, 1% मार्जिन इंप्रूव करने का गाइडेंस था पूरा FY25 से 26 के अंदर अंदर अंडर देयर प्रोजेक्ट राइज। अब एक्चुअली में इन्होंने मार्जिन में कितना एक्सपांड किया है, तो आप देखिए लगभग 130%, मतलब कितना हो गया ये, 6.4 से लगभग 8.1% मार्जिन इंप्रूव किया है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने अपने जो इनका बेसिकली गाइडेंस उसको बीट किया है। बीट कहाँ पे किया है, इनका जो मार्जिन है लगभग दिख रहे हो 130-140% मार्जिन इंक्रीज हुआ है, और इनका गाइडेंस कितना था, लगभग 1% मार्जिन इंक्रीज करने का। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि पूरे सेक्टर में काफी आपको ग्रोथ दिख रही है। अब देखिए, ये जो क्वार्टर का नंबर है ना, ये और इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है आरआर केबल के केस में, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जो नंबर आया है, एक आपका हायर बेस पे आया है। मतलब जो लास्ट क्वार्टर 4 था, वो आपका आरआर केबल के लिए एक बहुत हाई बेस पे था। तो वहां पे कंपनी ने अपने नंबर को काफी अच्छे से परफॉर्म किया। दूसरी चीज ये भी है, जो क्वार्टर 4 गया आपका, तो वहां पे आपने ये देखा पूरा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गया। तो उसके कारण आपने ये देखा कि जितने भी ये लॉजिस्टिक्स वाले इशू है ना, जैसे अभी हम इनका वर्किंग कैपिटल का नंबर देखेंगे और इन्वेंट्रीज वगैरह देखेंगे, तो होता है ना आपकी गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह होते हैं, तो उसके कारण बहुत सारी इन्वेंट्री जो है आपकी समुद्र में अटक गई।
तो उसके बावजूद भी देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि जो पूरी केबल एंड वायर स्पेस है या फिर इन जनरल अक्रॉस द सेक्टर्स, तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, मतलब ये लोग उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक तो आपकी बेस बड़ी हो गई और दूसरा पूरा ये जियो पोलिटिकल इशूज आ गए। तो और तीसरी चीज क्या है, आपकी रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज बढ़ रहे हैं ना, जैसे आप देखते हो ना, कॉपर एंड जो एल्यूमिनियम है उसकी प्राइसेस कई सारे क्वार्टर से काफी फ्लक्चुएट कर रही है। कहने का मतलब क्या, जितने भी जियो पोलिटिकल इशूज हो रहे हैं उससे आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी चेंज हो रही है। तो देयर वाज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि एक तो इनका वॉल्यूम ड्रॉप होगा, फिर आपकी कैश फ्लोज में दिक्कत आने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आने वाले हैं, तीसरा चीज इनका मार्जिन भी इफेक्ट होगा, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा। बट उन सभी चीजों के बाद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने, आर काबिल ने, इन्होंने लगभग जो पूरा नेट एंड क्वार्टर पर फिनिश किया है, लगभग 10% अपने पूरे वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। अब 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, बाकी इनका मान लीजिए आपका वैल्यू ग्रोथ आया है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे इनके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको इनका स्प्लिट बताऊं, बोथ केबल्स एंड वायर स्पेस और केबल्स और वायर के केस में, तो आप ये देखेंगे कि जो इनका वायर वाला सेगमेंट है वो मान लीजिए आपका सिंगल डिजिट, मतलब मिड सिंगल डिजिट, कहने का मतलब क्या, 5 या 6% वॉल्यूम ग्रोथ किया है। और वही जो आपका केबल्स वाला सेगमेंट है वो आपका डबल डिजिट में ग्रो किया है। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए 15-16% पे उसका वॉल्यूम ग्रोथ आया है। अब इस कंपनी की जो पूरी भविष्य की ग्रोथ आने वाली है ना, तो ये लोग जो गाइडेंस देते हैं अपने पूरे वॉल्यूम ग्रोथ पे, तो ये लोग कहते हैं कि आने वाले जो भी इनका 3 साल का विजन है, वहां पे मान लीजिए लगभग 18 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ करने की बात करते हैं। अब ये जो गाइडेंस है ये एकदम एक्जैक्टली सेम है, आप समझ सकते हो कि जो आपका पोलीकैब हो गया उसके आसपास। अब देखिए, कंपनी उससे तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। और अगर जब ये लोग 18 से 20% ग्रो करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ये लोग वायर वाली जो इंडस्ट्री है, मतलब जो वायर सेक्टर है, वहाँ पे मान लीजिए डबल डिजिट में ग्रो करने की बात करते हैं, 10-15% पे बोलते हैं। और जो अपनी केबल वाला सेगमेंट है, इनकी जो जितनी भी केबल्स अभी आ रही है, सारा आपका केबल्स की तरफ जा रहा है ना, वहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आपको एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करेंगे, इंडिया के मार्केट में और मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। तो उससे क्या है, इनका जो केबल वाला स्पेस है वो लगभग 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब सिंस इनका मार्जिन में एक्सपांशन हो रहा है, तो आप ये पाएंगे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनके बेसिस के अंदर। तो अब अगर मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूं, अगर हम लोग इनका बाकी रेवेन्यू का स्प्लिट देखें, तो आप देखेंगे इनका वायर सेगमेंट में, आप यहाँ पे बहुत सारे रीड कर सकते हैं इसको। हाँ, यहीं पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनकी एफएमसीजी सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी आपकी रिटेल कंपनीज है ना, जितने भी ये आपकी पॉलीकैब, केईआई हो गया, इन सभी का एफएमसीजी वाला सेगमेंट है। वो पॉलीकैब के केस में जो एफएमसीजी सेगमेंट है वो आई थिंक एबिटा उनका पॉजिटिव हो गया है। कंपनी का गाइडेंस था पहले कि एफएमसीजी सेगमेंट को हम लोग FY26 में उसको पॉजिटिव कर देंगे। बट आपने अभी देखा ना, वो मानसून में पूरे आपके बारिश वगैरह हो गए, तो जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, ईपैक ड्यूरेबल कंपनी है, उन सभी कंपनियों को दिक्कत आया। इवन आदित्य विजन को भी थोड़ा दिक्कत आया था। तो उन सभी चीजों का इम्पैक्ट दिखता है। इन्होंने जो अपने एफएमईजी वाला सेगमेंट है उसके गाइडेंस को आपको मान लीजिए 25% ग्रो करने की बात करते हैं, वहां पे भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इसको एबिटा लेवल से पॉजिटिव करने की बात इन्होंने किया है, FY20 के एंड से बढ़ा के उसको FY27 कर दिया है। बट उसका इनके पूरे रेवेन्यू पर उतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। क्यों है? बिकॉज इनका जो पूरा रेवेन्यू है ना, लगभग मान लीजिए 90% आपका केबल्स एंड वायर से आता है और 10% आपका एफएमईजी से आता है, क्योंकि वो एक लो बेस पे है ना, तो वहां पे वो लगभग 25% ग्रो करेगा। अब अगर मैं आपको FY27 में जो अपकमिंग ईयर चल रहा है, अभी देखिए जो इनका क्वार्टर बनाएगा ना वो कैसा दिखता है हमें। तो आपने ये देखा कि क्वार्टर फोर में जो अभी गया है, इसमें ये एक्सपेक्टेशन था कि पूरे इन्वेंट्री का इशूज आने वाला है, तो उसके कारण ऑफकोर्स आई विल शो यू ऑल्सो कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है थोड़ा वहां पे स्ट्रेच हुआ है। अब उसके बाद क्या है, अभी देखिए बहुत सारे इम्पैक्ट जो है ना, जो क्वार्टर 4 का जो इम्पैक्ट है, मतलब ये जो पूरा मिडिल ईस्ट के इशूज हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको क्वार्टर 4 में नहीं दिखेगा, वो आपको क्वार्टर 1 में दिखेगा, है ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्वार्टर 1 में कैसा इम्पैक्ट होता है। अब मैनेजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग गाइड करता है। अब एक और चीज क्या है ना इनका, आप देख रहे हो कि एक तो ये लोग एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं, और उसमें भी एक जो लार्ज चंक ऑफ जो इनका एक्सपोर्ट है, मतलब 30-40% जो एक्सपोर्ट है वो आपका मिडिल ईस्ट से आता है। अब मिडिल ईस्ट में इशू आ गया है, तो क्वार्टर 4 कंपनी भी वैसे ही कहता है कि वहां पे इनको जो वॉल्यूम है वहां पे थोड़ा सा डी ग्रोथ नहीं, मतलब वहां पे वो लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, बट देयर विल बी सम इम्पैक्ट इन द क्वार्टर 1। तो आपको क्वार्टर 1 के जो नंबर होंगे, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ पॉलीकैब, बाकी कंपनियों, नॉट जस्ट इन केईआई, आपको पॉलीकैब वगैरह में भी देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये भी है ना, इन जनरल जो पूरी आप देखते हो ना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्वार्टर 1 आपका वीक रहता है, मानसून वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, धूप वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी, और H2 आपका हैवी होता है। तो कुछ उस तरह से देखना है इस कंपनी को हम लोगों को। अब अगर हम लोग यहीं पे इनके आप लोग वर्किंग कैपिटल को देख लेते हैं, तो अगर आप देखोगे ना वर्किंग कैपिटल, आप देखिए तो आप देखेंगे इनका जो इन्वेंट्री है, आप उसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर कीजिए, तो यू विल फाइंड के लगभग 56 से 64 पे हो गया है। अब द एक्सपेक्टेशन जो था ना, ये और भी ज्यादा बढ़ने का था, बट इनका जो इन्वेंट्री है उतना तेजी से बढ़ा नहीं है। अब दूसरा चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, इनका आप देखेंगे जो क्रेडिटर डेज देखिए, तो इनकी जो इन्वेंट्री डेज है वो तो आपको बढ़ गई है, बट अगर आप देखोगे ना क्रेडिटर डेज भी बढ़ गया है। क्रेडिटर डेज बढ़ गया है, कहने का मतलब क्या है, आपको अपने जो इनके जो बेसिकली वेंडर्स वगैरह होंगे उनसे ये लोग जो टर्म्स है उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट दिखता है। इनका जो वर्किंग कैपिटल है नेट डेट अगर आप देखोगे ना, वो उतनी खराब नहीं हुई है, रादर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर वो आपकी इंप्रूव हुई है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज अगर आप देखोगे तो 56 से घट के वो 49 डेज पे हुई है।
आप इनका रेवेन्यू इस पर देख सकते हो। और एक और चीज जो पूरा इस सेक्टर में हो रहा है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि जो पूरा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं, पूरी जो सेक्टर है लगभग मान लीजिए 70-75% आपकी ऑर्गेनाइज है और बची हुई 25% आपकी अनऑर्गेनाइज है। तो अभी आने वाले 1 या 2 सालों में ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 80% आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और 20% आपका अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो पूरा ये सेक्टर कुछ इस तरह से चल रहा है। अब इस सेक्टर में और क्या इशूज होते हैं? सबसे बड़ा इशू आपका ये होता है कि देखिए, अल्टीमेटली पॉली का हो गया, आरआर केबल हो गया, ये लोग काम कैसे करते हैं? इनका जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है ना, ये आपका डिपेंड करेगा आप कितने आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जैसे रिटेल कंपनीज होती है ना, एफएमसीजी वगैरह, उसमें कितना आप लोग काम कर पाते हो, बिकॉज तभी तो इनको 11 से 12% का मार्जिन मिलता है वहाँ पे। दूसरा चीज ये होता है कि आप अपनी जो प्राइसिंग है, मतलब जो आपकी इन्वेंट्री है, मतलब जो रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट है, उसको कितना पास ऑन कर पाते हो। तो अभी अगर आप आरआर काबल का ये वाले क्वार्टर का नंबर देखोगे ना, क्वार्टर फोर का नंबर, तो आप पाएंगे कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है लगभग 0.5 या 1% डिप हुआ है। अब ये डिप क्यों हुआ है? ये इसलिए डिप हुआ है बिकॉज मान लीजिए जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह है, वहाँ पे कोई लॉसेस नहीं पड़ती है, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री है वो कम नाम पे रहती है और इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है, ये कंपनियां जो होती है अलग अलग वे में पास ऑन करती है। कुछ मान लीजिए कुछ वीकली पास करता है, कुछ 15 डेज में पास ऑन करता है। तो ये क्या है, अब जो ये बड़ी कंपनियां होंगी, ये सभी के पास जो लेवरेज होता है कि अपने अपने जो रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट है उसको पास ऑन करता है। तो उसी के कारण आप देखते हो नेट नेट इनका जो एबिटा लेवल है, वहाँ पे आपको उतना कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है, रादर एबिटा पे इनका मार्जिन आपको इंप्रूव होता हुआ दिखता है। अब कंपनी के, अगर मैं आपको नेट गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ ना, तो FY26 का हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 16 से 18% करेंगे। और जो मार्जिन के ऊपर गाइडेंस है, हर साल 1% बढ़ाने की बात करते हैं। तो FY27 जो ये लोग कहते हैं, डिस्पाइट ऑल द मिडिल ईस्ट इश्यूज, ये लोग लगभग 9.5% पर अपने पूरे ईयर को एंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा डिस्कशन आई थिंक पोली के आरआर केबल के बारे में आपको मिल गया होगा। तो अगर मैं आपको नेट एक बताऊं, आरआर केबल जो है लगभग मान लीजिए 18 से 20% का ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। FY27 में ऑफकोर्स 16 से 18% आएगा, मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और मान लीजिए अगर ये लोग 18 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ करते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ वैल्यू ग्रोथ मिलेगा, तो आराम से ये लोग 25% पर ग्रो कर सकते हैं। 20 ऐसा नंबर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप इनका लास्ट क्वार्टर भी देखोगे ना, कई क्वार्टर, तो इनका जो गाइडेंस है उससे मच बेटर ये लोग परफॉर्म करते हैं। अगर आप इनका क्वार्टर 3 देखोगे ना, तो ये जो कंपनी है आरआर काबिल, लगभग 42% पे ग्रो की थी। अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूँ पोली कैप से, जो मार्केट लीडर है, वो लगभग 40% पे ग्रो किया था। अब जो ये आपका ये पोली कैप भी है, उनका भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, लगभग वही, मतलब मान लीजिए 35-40% के बीच में आया था। और जो आरआर काबिल भी है, लगभग इनका 30% पे वॉल्यूम ग्रोथ आया था। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे प्लेयर जो बहुत अच्छे से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, उनका आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी तेजी से दिख रहा है। तो अगर आप पूरे सेक्टर को मैं देखूँ ना, अगर मैं आपको इन जनरल बताऊँ, तो अभी देखिए के जो है लगभग मान लीजिए 18-20% ग्रो करता है। उनका केपेक्स उतना तेजी से आता नहीं है, तो और उसका वैल्यूएशन भी आपको रिलेटिवली हायर मिलेगा। अब जो पोली कैब है, मार्केट लीडर है ऑफकोर्स और काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, बट वहां पे आपको मार्जिन के इंप्रूव होने के बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। आरआर काबल के इसमें क्या देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत टॉप लाइन मिलती है और आपको मार्जिन एक्सपेंशन के भी स्कोप मिलते हैं। बट अगेन पॉलीकैब जो है मार्केट लीडर है। अब इसी सेक्टर में कुछ छोटे प्लेयर्स भी हैं, जैसे आप मान लीजिए डायनामिक केबल्स हो गया, फिर आपका ये डेल्टन केबल हो गया और पैरामाउंट केबल से एक कंपनी है। ये तीनों कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता है? बिकॉज इन सभी कंपनी को देखोगे ना, एक तो क्या है, ये लोग अपने लोअर बेस पे उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं जो आपके फास्ट, मतलब बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। दूसरा चीज क्या है, कुछ कंपनियां जैसे पैरामाउंट हो गया, उनके केस में क्या है, पूरा जो एक्सपोर्ट मार्केट है, मतलब ये जो पूरा यूएस वाले टैरिफ केसेस चल रहे हैं, तो उसके कारण उन सभी कंपनियों में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब यहीं पे चलिए कुछ बात करते हैं कुछ छोटी कंपनियों के बारे में, जैसे वो विद्यावायर एक कंपनी में, अगर आपको कुछ नाम बताऊं, तो कुछ कंपनियों के नाम अगर हम बताएं आपको, देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए, एक कंपनी है विद्यावायर हो गया, फिर एक जेडी वायर एक कंपनी है, फिर आपका ये राम रतन वायर करके कंपनी है, फिर आपको मैं दूसरा बताऊं, जैसे बंसल वायर एक कंपनी है, प्राइम केबल ये कंपनी है। तो ये सभी कंपनियां जो है ना, ये सभी काम कैसे करता है, कुछ आपकी मान लीजिए ये कॉपर एल्यूमिनियम के रॉड्स बनाते हैं, कुछ आपकी जो होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो फेंसिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे आप देखते होंगे ये वायर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो स्टील वायर्स बनाते हैं कुछ कंपनियां, फिर कुछ जो आपकी मोटर्स वगैरह होगी, उसके अंदर जो कॉइल वगैरह होती है, वो सभी चीजें बनाते हैं। तो आप एक चीज वहां पे ये देख रहे होगे कि ये सभी जो है ना, ये सभी चीजें आपकी स्पेशलिटी वायर्स हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, ये सभी जो मैंने छोटी कंपनियों का नाम लिए, ये सभी आपके B2B सेगमेंट में काम करते हैं। तो आप ये पाएंगे कि ये सभी कंपनियां जो है ना, इनके पास मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इनको जो अपने एबिटा लेवल से वहां पे थोड़ा सा हिट लेना पड़ता है। बट अभी सभी कंपनियां, वो ये जो छोटी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां धीरे धीरे अपने एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आप पाएंगे कि इन सभी में हल्का हल्का मार्जिन इंप्रूव होने के स्कोप आपको दिखते हैं। तो आप उन कंपनियों को कुछ उस तरह से देखिए। तो ये सारी पूरे कंपनी के बारे में हो गया। और अगर मैं आपको कुछ बताऊं, इसी से रिलेटेड आपको पूरा ये ऑप्टिकल फाइबर वाला सेक्टर हो गया, जैसे स्टरलाइट टेक है, फिर आपकी HFCL वाली कंपनी होगी, फिर आप एक और कंपनी है अपार इंडस्ट्री करके एक कंपनी है। ये कंपनी क्या करता है, जैसे वो आपके, जैसे ये क्लाइंट होते हैं आपके पावर ग्रिड वगैरह के। अब पावर ग्रिड को क्या चाहिए, पावर ग्रिड पूरा आपके ट्रांसमिशन लाइन्स लगाता है।
तो उसमें क्या होती है, आपके बड़े बड़े मोटे मोटे कंडक्टर्स लगाने पड़ते हैं आपको, तो वहाँ पे आपके ACSR कंडक्टर्स बनते हैं, मतलब एल्यूमिनियम स्टील के कंडक्टर्स बनते हैं। तो वो कंपनियां कुछ उस तरह से काम करती है। बट अगेन आप देखेंगे उन कंपनियों के केस में जो मार्जिन है और जो स्कोप आपको यहाँ पे दिखता है आर केबल हो गया, मतलब रिटेल फोकस कंपनी में, वो मच हायर होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद ऑल दीज कंपनीज। तो देखते हैं, आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊं, तो मैंने आपको प्रोजेक्ट लीप के बारे में बता दिया है, FMEG के बारे में बता दिया है, और मिडिल ईस्ट के इश्यूज वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया है, क्वार्टर वन हमें देखना पड़ेगा। और बाकी तो सारी चीजें हो गई, परफॉर्मेंस इनका अच्छा ही है। और हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो नेट नेट अगर मैं बताऊं इस पूरे सेक्टर में, आप देखेंगे जो ऊपर की 4 या 5 कंपनियां, मतलब एक वो कंसेप्ट होता है ना कि जो बिग बिकम्स बिगर, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छे से बन चुकी है, उनके पास प्राइसिंग पावर होती है, तो वो लोग और तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे होते हैं। इसी कारण आप देखते हो ना, पॉलीकैब इतने बड़े बेस पे भी वो, आप मान लीजिए आराम से आप देखते हो उनका गाइडेंस तो मतलब 18-20% क्या होता है, बट वो लोग ग्रो आपका आराम से 25% पे अभी भी ग्रो कर रहे हैं। मतलब जो इनकी पहले वाली पेस थी ग्रोथ की, इतनी हायर बेस पे वो कंटिन्यू हो रही है, डिस्पाइट प्रोजेक्ट स्प्रिंग इन्होंने अनाउंस कर दिया है। वहीं आप आर केबल के केस में देखोगे, लो बेस पे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। अगर मैं आपको और बताऊं आर केबल के बारे में, तो आज से कुछ 10 साल पहले इनका मार्केट शेयर कुछ मान लीजिए 3 या 4% का था, वहां से इन्होंने बढ़ा के भी 5 या 6% किया है। कहने का मतलब क्या, धीरे धीरे ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनी को देखना है। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, इनका जो क्वार्टर बनाएगा वहां पे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस वगैरह है, उसका इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं पोलिका और केआई कैसे नंबर रिपोर्ट करते हैं। देर से हाई प्रोबेबिलिटी की वो लोग भी अच्छे नंबर से रिपोर्ट करेंगे। दूसरा चीज और क्या है ना, पोली के कैप के केस में आप ये देखिए ना, उनका जो एक लार्ज चंक जो रेवेन्यू है, मतलब 90% जो रेवेन्यू आपको डोमेस्टिक मार्केट से आता है। अब डोमेस्टिक मार्केट की जो ग्रोथ है ना, वो आपकी रेजिलेंट बन जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। तो वहां पे जो एक्सपोर्ट के इम्पैक्ट है ना, वो आपको उतनी तेजी से नहीं दिखेंगे। वही वो इम्पैक्ट आपको आरआर केबल में ज्यादा दिखेंगे। बट हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, आरआर केबल में उसके बावजूद भी इन्होंने डाइवर्सिफाई ऐसे किया है कि उतना इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं है। तो यही देखेंगे आप, आरआर केबल जो है और पोली कैप जो है काफी रिलेटिवली बेटर कर रहा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अदर देयर पीयर्स। अब जैसे वो डायनेमिक केबल हो गया, डेल्टन केबल हो गया, वहां पे कभी ऑर्डर बुक के इश्यूज होते हैं, कभी उनके केबल्स वगैरह आ नहीं रहा है। तो वो सारी चीजें देखिए। तो आई होप आपको एक बर्ड आई व्यू मिल गया होगा पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। बाकी कंपनियों के नंबर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।